क्लियर है? विद केस स्टडी। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कौन सा बाबू? सुपरपोजिशन। तो जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होता है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कोई बॉडी यदि चार्ज्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है या अनइक्वल अमाउंट में है। क्लियर है? क्या उसका मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग था, या हम ये भी जान गए कि इसकी प्रॉपर्टीज में एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में कल आपने Q इज इक्वल टू कितना देखा था? देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, खास करके यह कंसेप्ट हम किसके लिए लेके चल रहे हैं बाबू? फोर्स के लिए लेके चल रहे हैं। किसके लिए लेके चल रहे हैं? इसमें क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स एक साथ इकट्ठा लग रहे हैं, तो वहां पर जो नेट फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। वह नेट फोर्स सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। किसके सम के? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम और स्केलर सम में फर्क होता है, आपको बता दें। वेक्टर सम में हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, जबकि स्केलर सम में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड। तो बाबू यहाँ पर एफ नेट का रिजल्ट जो हमारा हो जाता है F01 प्लस F02, और कहां तक चालू हो जाता है? F0। अब सवाल ये आता है कि सर ये 01 02 का मतलब, तो इसके लिए आपको बता दें कि F12 जो कंसेप्ट है, इसका फोर्स निकालना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो K1 Q2 y में हो जाता है R1 स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ R1 नहीं होता है। यहाँ पे देखो R12 है ना, तो R2 माइनस में क्या कर देंगे? R1 का होल स्क्वायर। और डॉट में यहाँ पे एक कंसेप्ट और आ जाता है, क्योंकि वेक्टर का पोर्शन है, R2 माइनस में कौन सा बाबू? R1। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वाला कंसेप्ट, और यहाँ पे सर यहाँ पे क्या आता है? क्यूब आ जाता है। ठीक है? क्योंकि आपको बता दें कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर a y में मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाता है? इस बात को याद रखिए। क्लियर? तो ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सिंपल सी भाषा में ये भी याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं? तो बताया था ना आपको, तीन प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? खास कर एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कौन सा? कंजर्वेशन। उसमें कल एक क्वेश्चन पूछा भी था कि क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये प्रॉपर्टी है, तो आपको बताना था नहीं। क्लियर? तो ये बात हम कहाँ सीख ली बाबू? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके तुरंत बाद एक और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बारे में अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इसमें एक और कंसेप्ट कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी A है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? Q1। और एक दूसरी बॉडी मान लीजिए कौन सी है बाबू? QB है, और इस पर चार्ज कौन सा है? और सपोज ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में होगा, Q पे लग रहा है, किसकी वजह से? और जब ये इसके ऊपर लगा रहा है तो इस पर लग रहा है, मतलब 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। याद रखिए इसके ऊपर जो हमने एरो दिया है, ये एरो आपका ये नहीं बताता है कि डायरेक्शन इधर है, ये एरो बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसा कूलम लॉ कहता है कि F12 जो वेक्टर है वो बराबर है F21 वेक्टर के, बट डायरेक्शन में कैसा होगा? ऑपोजिट। और ये बात हम सीखे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडी है और यहाँ पर हम कूलम फोर्स की बात करें, तो हम थ्योरी में पढ़ते थे, जब प्रूफ करते थे, तो F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम होता था, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाता है कि बताइए कि जब दो चार्ज बॉडी किसी सर्टेन डिस्टेंस से फिक्स्ड हो, तो उस पर अप्लाइड दोनों बॉडी से जो फोर्स लगते हैं, क्या वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बाबू? यस। क्लियर है? तो ये यस हम यहां से लिखते हैं कि F12 बराबर है किसके? मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ से हम कह सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू माइनस में क्या बाबू? रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये कि यह न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या? दूसरी बात इसमें आ जाता है, याद रखिएगा सोर्स चार्ज के बारे में। इसके बारे में सोर्स चार्ज को बाबू हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सोर्स चार्ज का मतलब जानते हैं जहां से बहुत सारे चार्ज क्या निकल रहे हैं। क्लियर है?
मतलब कि यदि हम यहाँ पर एक बॉडी रखते, चार्ज बॉडी, और यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पे हम सोर्स चार्ज रखते हैं, सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज जानते हैं क्या है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ फोर्स भी लगाता है, एक्सर्टेड फोर्स ऑन इट। इट का मतलब कौन सा बाबू? टेस्ट चार्ज। याद रखिए क्या? तो सिंपल सी भाषा में कोई पूछता है कि सोर्स चार्ज का मतलब, तो आपको बताना है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। किसके ऊपर बाबू? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी इसको लिखते हैं कौन सा? +1 चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए कौन सा चार्ज कहा जाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करें। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि सोर्स चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे। तो लाइफ में याद रखिएगा कि सोर्स चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द टेस्ट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इट इज अ डिटेक्टर ऑफ सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटेक्टर ऑफ क्या? मान लीजिए सन की लाइटें आप पे पड़ रही हैं, तो आप सन की लाइटों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यस और नो? ऐसे ही सोर्स चार्ज जब फील्ड बनाएगा और फोर्स लगाएगा तो उसको एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? टेस्ट चार्ज। इसलिए टेस्ट चार्ज को हम कभी कभी डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों के लिए यूनिट हम कूलम यूज करेंगे, इसके लिए यूनिट कौन सा यूज करेंगे? और आपको पहले भी बताए थे 1 कूलम का मतलब किलो एम्पियर आवर भी लिख सकते हैं, बराबर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों यूनिट हैं। किसके बाबू? चार्ज। कल बताया था ना, किलो एम्पियर आवर एंड कूलम बोथ आर यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं पर एक बात और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करेंगे? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिए। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। उतना हम लोग को जाना नहीं है क्योंकि इसको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसका वैल्यू हम लोग पढ़े एफ वाई में कौन सा बाबू? क्यू नॉट। जहां पे क्यू नॉट हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है? और एफ हमारा क्या है बाबू? फोर्स। और ई हमारा कौन सा है? यदि आप कहते हो वेक्टर तो आप वेक्टर लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्यू नॉट पर हम वेक्टर का सिंबल नहीं लगा सकते हैं बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और फोर्स हमारा कौन सा? और ई हमारा कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी याद रखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस फोर्स के डायरेक्शन के क्या होगा? अलोंग। याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होता है? फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग। तो यहां से हम इसके यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम। और इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फोर्स का आपको पता है mlt-2, और चार्ज का कितना? 80। इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करें तो mlt-3 a कितना? क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब 1 का पावर ऊपर जाएगा तो कौन सा? -1। t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, और -2 -1 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया कौन सा? तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है, आप में क्वेश्चन में भी हम देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो आपको बोलना है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। यूनिट कौन सा है? न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है। लेकिन जैसे ही हम इसको सेकंड चैप्टर में एंट्री मारेंगे ना तो इसका फार्मूला -dv/dr भी होता है। ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बाबू? पोटेंशियल। तो याद रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया वोल्ट पर क्या बाबू? मीटर। वोल्ट पर क्या हो जाएगा? मीटर। ये किसके बराबर? -dv/dr। अब इस E का एक और यूनिट आ गया कौन सा? वोल्ट पर। लेकिन आपने पहले क्या निकाला है? न्यूटन पर। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि न्यूटन पर कूलम किसके बराबर हो सकता है? वोल्ट पर मीटर। जैसा कि कल आपने देखा था कि जब हम एप्सिलॉन नॉट का निकाल रहे थे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोगों ने लिखा था सेकंड चैप्टर से फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन के भी 2 यूनिट होते हैं, जिसमें एक में कूलम स्क्वायर पर मीटर पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी तरफ कौन सा? फैराड पर मीटर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सा है? न्यूटन। ये हुआ, लेकिन ऑप्शन में कौन सा देता है?
वोल्ट पर मीटर, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली है। सब कुछ तो हम डिस्क्राइब नहीं ना करेंगे, अब डायरेक्ट कांसेप्ट समझना है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करते हो तो बाबू ये फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई में कितना r स्क्वायर। यस लो बन जाता है। अब ध्यान देने की बात है कि बाबू r जो है हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि r हमारा क्या है? पॉजिटिव। और इतने का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10 टू पावर 9 कूलम स्क्वायर पर मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उल्टा उसका होता है, अरे भाई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर क्या मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कौन सा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट ये होता है इसका। अब आप एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और इसका वैल्यू तो पॉजिटिव है, मतलब कुल मिलाकर कहें कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसका मतलब कि जब चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और चार्ज जब नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए कि चार्ज को हम डबल कर देते हैं। चार्ज को हम क्या करते हैं? डबल। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन है। मान लीजिए चार्ज को हम डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? तो देखिए आप कह रहे हो कि चार्ज को हम क्या कर दे बाबू? डबल कर दे। तो हमारे पास E का फॉर्मूला तो सिंपल ये है, तो हम E डैश जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर हम कितना रख देंगे? 2Q पाई में कितना? यदि हम 2 को साइड में कर दें तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R स्क्वायर। आप E डैश निकाल रहे हो तो 2 तो ठीक है, और इतना का वैल्यू हम तो E जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज को डबल कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि E और चार्ज पर थोड़ा सा डायरेक्टली रिलेशन का कांसेप्ट आ गया। मान लीजिए ट्रिपल कर दें तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? तो हम ये किसकी वजह से निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसकी वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे तो डबल, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये E R पे डिपेंड करता है कि नहीं नेचर के हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि R तो हमारा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है तो इस पर हम कोई बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन चार्ज यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? और चार्ज हमारा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चार्ज को हम डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा? यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज पर है, 100% इसको याद रखिए। क्लियर? इतना आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद इसके बारे में और भी बताते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो फोटो खींचना चाहते हैं। अभी तक आपने इस पर 25 क्वेश्चन के आसपास